अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में टॉपिक है हमारे पास 1.7 केमिकल कैलकुलेशन, जिसका तीसरा टॉपिक है मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन। इसकी पहली वीडियो में मोल मास कैलकुलेशन को डिस्कस किया, दूसरी वीडियो में मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, तीसरी वीडियो में मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे और चैप्टर यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा। तो मोल वॉल्यूम, इसमें होगा क्या बेटा, हमें मोल दिया गया होगा और हमें गैस का वॉल्यूम मालूम करना होगा। किसी भी गैस का मोल आपको दिया गया होगा और उसका वॉल्यूम मालूम करना होगा। वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है उसे क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। बात समझ आ रही? मिसाल के तौर पे आपके पास रुई है। क्या है? रुई। रुई को आप ऐसे ही छोड़ दें तो वो फैल जाती है। या फोम की मिसाल ले लें। फोम ऐसे ही फैला हुआ है, ठीक है, एक जगह घेर रहा है। मिसाल के तौर पर ये फोम है हमारे पास। आप स्कूल में पढ़ते हैं, सोचे आपके पास एक डस्टर है जो कि फोम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? फोम का बना हुआ है। तो ये खास जगह घेर रहे हैं, खास स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। सोचें ये जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वो है आपके पास, सोचें 50 cm3, बल्कि 50 cm3 ने ये कर रहा है 0.1 dm3 स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। कितना कर रहा है? 0.1 dm3 स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। dm3 क्या है बेटा? ये वॉल्यूम की यूनिट है। क्या है? वॉल्यूम की यूनिट। तो dm3 लिखूं या लीटर लिखूं, बात एक ही है। dm3 लिखूं या लीटर लिखूं, बात एक ही है, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादातर dm3 को प्रेफर किया जाता है। अभी तक इतना जाना। इसके अलावा एक और यूनिट है cm3। cm3 लिखूं या ml लिखूं, बात एक ही है, लेकिन प्रेफर अभी ये करेंगे और ये करेंगे। बात एक ही है, कोई मसले की बात नहीं। ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो, मैंने आपको दोनों बातें बता दी। dm3 या लीटर कोई फ़र्क नहीं, cm3 या ml कोई फ़र्क नहीं। तो सोचिए स्कूल में आपके पास एक डस्टर है जो इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है 0.1 dm। लेकिन अगर आप इसे दबा दें, इससे अपने हाथों से दबा दें, अब ये इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, ये 0.2 हो गया, इससे कम है ये। ठीक है, वॉल्यूम में क्या है बेटा? कमी आ गई। ये बात तो समझ आ गई वॉल्यूम के बारे में। इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है। ओके, बात क्लियर। तो इसमें होगा क्या बेटा? हमें कोई सी भी गैस दी गई होगी, उसका नंबर ऑफ मोल्स दिया गया होगा और हमें मालूम करना होगा उसका वॉल्यूम कि वो कितनी जगह ऑक्युपाई करेगा। या इसके अलावा कोई किसी गैस का हमें वॉल्यूम दिया गया होगा, पूछा जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। वॉल्यूम दिया गया होगा, पूछा जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है। बात क्लियर? या वॉल्यूम दिया गया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस इतने वॉल्यूम में इस किसी गैस के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं। किसी गैस के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है। सोचिए एक कंटेनर है आपके पास, ये एक गुब्बारा है, समझिए एक गुब्बारा है। क्या है? एक गुब्बारा है। इसमें हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और ये एक जगह ऑक्युपाई कर रहा है, कि स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, अब स्पेस इतना भी ऑक्युपाई कर रहा है, ये आपको न्यूमेरिकल में बताया जाएगा, सवाल में बताया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इस गुब्बारे में कितने नाइट्रोजन के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो ये आप मालूम कर सकते हैं एक फॉर्मूले के ज़रिए से, जो कि इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के जानिब, मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन। तो इसमें भी अवोगाड्रो का जिक्र आएगा। किसका जिक्र आएगा? अवोगाड्रो का जिक्र आएगा। द मोल क्वांटिटीज ऑफ गैसेस, द मोल क्वांटिटीज ऑफ गैसेस, जो गैसेस की जो मोल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस का 1 मोल, ऑक्सीजन गैस का 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 1 मोल, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल। ये क्या है? गैसेस की क्वांटिटीज है मोल में। द मोल क्वांटिटीज ऑफ गैसेस, इसमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस की बात होगी। द मोल क्वांटिटीज ऑफ गैसेस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो बेटा जो गैस की क्वांटिटी हमारे पास मोल में होती है, उसे वॉल्यूम में भी बताया जा सकता है, वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। और यूनिट जो आप इस्तेमाल करेंगे वो dm3 करेंगे। आपकी किताब में भी सिंपल सिंपल रखा गया है। द मोल क्वांटिटीज ऑफ गैसेस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट डेसीमीटर क्यूब या dm3। डेसीमीटर ये लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लीटर के। अगर मैं कोई आपको कहता है 1 dm3, तो 1 dm3 बराबर होगा 1 लीटर के। लीटर से तो आप अच्छे से वाकिफ हैं क्योंकि ये रोज़मर्रा इस्तेमाल होती है, लेकिन dm3 से हो सकता है अब ना हो। तो अब आए बढ़ते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ।
तो पॉइंट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 ग्राम मोल यानी कि 1 मोल, किसी भी गैस का 1 मोल। अगर बात करें हाइड्रोजन गैस की, किसकी बात करें, हाइड्रोजन गैस की, ये है हमारे पास 1 मोल। बात करते हैं बेटा हीलियम गैस की, ये भी है हमारे पास 1 मोल। कोई सा भी गैस हो, एनी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं 1 मोल, ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं 1 मोल, कोई सा भी गैस, कोई सा भी, मैंने 4 लिख दिए, 5 लिख लिए, 6 लिख लिए, 10 लिख लिए, कोई सा भी गैस अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। अब इस एसटीपी को समझना है, इससे मुराद है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है और एक स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। वो क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 25 से लेकर 35 के दरमियान होता है आम हालात में। तो यहाँ जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है अवोगाड्रो के मुताबिक वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो साहिल समुंदर की तरफ जो प्रेशर होता है, हवा का दबाव होता है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जैसे जैसे आप ऊपर की जानिब जाते जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आती जाती है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जितने ऊपर पहाड़, अगर आप पहाड़ पे चले जाएं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हवा का जो दबाव है वो कम हो जाता है, और नीचे आएंगे तो हवा का दबाव बढ़ जाएगा। रीज़न क्या है अभी मैं आपको नहीं बता रहा, बस इतना जान लें, टॉपिक को लंबा नहीं करना है क्योंकि ये हमारे टॉपिक से रेलिवेंट है। तो अवोगाड्रो ने कहा 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, कोई सी भी गैस 1 ग्राम मोल हो और वो हो एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, यानी कि कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई सी भी गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो होगा 22.4 डीएम क्यूब। कोई सी भी गैस 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो होगा 22.4 डीएम क्यूब यानी कि 22.4 लीटर। कोई सी भी गैस अगर 1 मोल है, कोई सी भी गैस अगर 1 मोल है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एसटीपी पर 22.4 डीएम क्यूब। इसको मिसाल से समझाता हूँ, कुछ पिक्चर्स मैं लगाता हूँ, आप इसे देखें। तो इस पिक्चर में देखिए बेटा, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और नाइट्रोजन गैस है। वो कितना है बेटा, 1 मोल है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल नाइट्रोजन। तो देखिए बेटा जो गुब्बारा है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, आप देखेंगे तमाम गुब्बारे एक जैसा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और वो वॉल्यूम है 22.4 डीएमपी, गुब्बारे पर लिखा हुआ भी है। लेकिन ये ऐसा कब होगा, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एसटीपी पर होगा, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर होगा। एक और पिक्चर देंगे, इसमें आपके पास हीलियम है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो तमाम गुब्बारों में 1 मोल मौजूद है, 1 मोल गैस है, तो वॉल्यूम क्या है बेटा, सेम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कोई सी भी गैस हो, एनी गैस, कोई सी भी गैस, ठीक है, एसटीपी पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.4 डीएम। एमसीक्यूज के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यूज में सवाल आने के बहुत चांसेस है, न्यूमेरिकल आए या ना एमसीक्यूज ज़रूर आएगा इसका। इसके अलावा एक और पिक्चर देखिए, इसमें गैसेज है हीलियम, ऑक्सीजन और वाटर वेपर से, वाटर नहीं वाटर वेपर से, अमोनिया, अमोनिया गैस भी है। तो ये भी 1 मोल है अगर आप देखेंगे एसटीपी पर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो करेगा सेम 22.4 डीएम। इसके अलावा एक और पिक्चर देखें, इसमें भी ऐसे ही कुछ सीन है हमारे पास, हीलियम गैस है, अमोनिया गैस है, ऑक्सीजन गैस है, 1 मोल है और कंडीशन एसटीपी है, कोने पर लिखा हुआ है, वॉल्यूम देखें सेम टू सेम। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं, टॉपिक आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा अब इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन एक फॉर्मूला आप देख लें, सोचें आपको दिया गया है नंबर ऑफ मोल, किसी भी गैस का आपको क्या दिया गया है, नंबर ऑफ मोल दिया गया है, और नंबर ऑफ मोल जो दिया गया है वो एसटीपी पर दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, एसटीपी पर। कोई सी भी गैस है आपके पास, उसका नंबर ऑफ मोल एसटीपी पर दिया गया, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर दिया गया है। तो उसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। तो अगर आपने वॉल्यूम मालूम करना है कि इसका वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी,
एट एस टी पी, इसको याद रखना, ये एस टी पी होना बहुत ज़रूरी है, अगर एस टी पी हटा देंगे तो फॉर्मूला रेलिवेंट नहीं रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एस टी पी, तो मल्टीप्लाई करना होगा आपको, मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 DMQ से, तो आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम पता चल जाएगा, किसी भी गैस का क्या होगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा इस फॉर्मूले से। ओके, अगर इसके अलावा इसमें क्या मालूम किया, वॉल्यूम मालूम किया, क्या मालूम किया, वॉल्यूम मालूम किया, मोल दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी आपको, आपके पास वॉल्यूम दिया होगा एस टी पी पर, क्या दिया होगा, एस टी पी पर वॉल्यूम दिया होगा, मोल मालूम करना होगा। फॉर्मूले को अरेंज करना है, कुछ नहीं करना, देखें मोल को एक जगह रहने दें, 22.4 को डिवाइड कर दें किससे, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एस टी पी डिवाइडेड बाई 22.4 DMQ। ठीक है, मोल को वैसे ही रहने दें, 22.4 को डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ गैस एट एस टी पी से। इसे नोट कर लें, इसे राइट डाउन कर लें, एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किताब में नहीं तफसील से डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन अगर आप इसे सीखेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं और अपनी स्किल को निखार सकते हैं। तो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल 1.11 की तरफ। तो सवाल मैं लिख चुका हूँ, लेकिन कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल 1.11 की गुंजाइश नहीं थी आपकी किताब में, लेकिन ऑथर ने इस सवाल को इंक्लूड कर दिया है आपकी किताब में। तो सवाल जो है बहुत सिंपल होने चाहिए थे, ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है आपके लेवल के हिसाब से, और सवाल भी एक दिए गए हैं जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इस किस्म के सवाल दिए जा रहे हैं तो ज़्यादा सवाल दिए जाने चाहिए ताकि आप तमाम सवाल को सॉल्व करें। तो एग्जाम्पल 1.11, तो मेरी राय के मुताबिक सवाल सिंपल होना चाहिए, जिसमें क्या होता है, आपको मोल दिया गया होता, आपसे पूछा जाता है वॉल्यूम एट एस टी पी। मैंने क्या कहा, आपको मोल दिया गया होता और आपसे पूछा गया जाता सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम एट एस टी पी। वॉल्यूम एट एस टी पी मालूम करना बहुत आसान है, मोल को मल्टीप्लाई करना 22.4 DMQ से। अगर एग्जाम में कुछ MCQs के सवाल आ जाते हैं, आपको किसी भी गैस का मोल दिया गया होता है एट एस टी पी पर और आपसे पूछा जाता है वॉल्यूम, तो आप आसानी बता सकते हैं उस वॉल्यूम को आपने उस मोल को मल्टीप्लाई करना है आपने 22.4 से। किसी भी गैस का अगर आपने वॉल्यूम मालूम करना है एट एस टी पी पर, तो मोल को मल्टीप्लाई करना है 22.4 DMQ से। ये बात आपको क्लियर है? तो इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस सवाल की गुंजाइश नहीं थी। सवाल है हाउ मेनी लीटर्स, तो DMQ वो लीटर सेम है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस, कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनेगा। कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो उसे राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और प्रोडक्ट जिस चीज़ से बनती है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनेगी। इफ, अब कार्बन डाइऑक्साइड किसी न किसी दूसरी गैस से बनेगी, किसी न किसी दूसरी गैस से बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। किससे बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसके अलावा और भी दीगर गैसेस से बन सकती है। ओके, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ 0.45 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ बताया कि आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ 0.450 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट एस टी पी। एस टी पी यानी ये कंडीशन है, कंडीशन क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर टेम्परेचर वो क्या होता है, चेंज होता है, तो वॉल्यूम में भी चेंज आ जाएगा, प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम में भी चेंज आ जाएगा। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा अगर 0.450 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे ही है। इसकी बात कुछ ऐसी ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कार में कितने टायर होते हैं, टोटल 4 टायर होते हैं, और आपके पास टोटल है 6 टायर, टोटल है 6 टायर और आप एक कार बना रहे हैं। तो 6 टायरों से कितनी कारें तैयार हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कार। 5 टायर है, कितनी कार तैयार हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक कार। लेकिन अगर आपके पास 8 टायर हैं तो 2 कार तैयार हो सकती है। बात समझ आ रही है? अगर आपके पास 12 टायर हैं तो 3 कार तैयार हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास 14 टायर हैं तब भी 3 कार ही तैयार होंगी। तो सवाल कुछ यूँ है
کہ اگر آپ کے پاس کاربن مونوکسائڈ کے مول ہے 0.450, آکسیجن بہت ہے, آکسیجن بھرپور ہے, آکسیجن کیا ہے, بھرپور ہے, آپ کے پاس کار کا اسٹرکچر بھرپور پڑا ہوا ہے, 100 کار کے اسٹرکچر پڑے ہوئے, لیکن اگر آپ کے پاس ٹائر نہیں ہے تو کار تیار نہیں ہو سکتی, کار مکمل نہیں ہو سکتی. تو اس ریئیکشن میں بھی آکسیجن بھرپور ہے, بہت ہے, لیکن کاربن مونوکسائڈ کتنا ہے, 0.450 مول ہے. سوال یہی ہے کتنے لیٹر کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوگا, کتنا لیٹر کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوگا. ٹھیک ہے, آکسیجن بہت لیکن کاربن مونوکسائڈ کم ہے, تو کاربن مونوکسائڈ ختم ہو جائے گا تو کاربن ڈائی آکسائڈ بھی تو نہیں بنے گی نا. تو اسی طریقے اگر ٹائریں ختم ہو جائے گی تو کار بننے کا عمل بھی جو ہے وہ رک جائے گا. تو یہ معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ کتاب میں دیکھیں گے تو وہاں پہ کچھ لائنیں بھی لکھی ہوئی ہیں, دی ایکویشن فار دا ریئیکشن از, تو آپ اسے لکھ لیجیے گا, دی ایکویشن فار دا ریئیکشن از. اس سوال کو سالو کرنے سے پہلے آپ نے ایکویشن کو بیلنس کرنا ہوگا. بیلنس ایکویشن آپ نے سیکھا ہے, تو بیلنس ایکویشن کرنے کے لیے یہاں پہ 2 لگا دیں, یہاں پہ 2 لگا دیں, یہ ایکویشن کیا ہے, بیلنس ہو جائے گی. کاربن مونوکسائڈ ہے 0.450 مول, اور یہ کتنا پروڈیوس کرے گا, اسے لکھ لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں x1 اور اس کو کہتے ہیں x2. x1 پتہ ہے, x2 معلوم کرنا ہے. x1 پتہ ہے, x2 ہمیں معلوم کرنا ہے. بات کلیئر ہے. اب ایکویشن کو دیکھیں, اسے دیکھیں ایکویشن کو. تو ایکویشن کیا ہے بیٹا, 2 مول پروڈیوس کرے گا ہمیں. ٹھیک ہے, 2 moles آف CO یعنی کاربن مونوکسائڈ will produce 2 mole آف کاربن ڈائی آکسائڈ. ایکویشن دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 2 مول کاربن مونوکسائڈ پروڈیوس کرے گا, 2 مول کاربن ڈائی آکسائڈ. لیکن کنڈیشن یہ نہیں ہے, کنڈیشن ہمارے پاس ہے کتنا, تو ہمارے پاس ہے 0.450 مول, ہمارے پاس ہے 0.450 مول. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو. تو اب اسٹیپ 1 کی طرف بڑھتے ہیں, جیسے کتاب میں لکھا ہے ویسے ہی آپ کو سالو کروا رہا ہوں. تو ایک فارمولا ہے ہمارے پاس, وہ فارمولا ہے x1 ملٹیپلائی m1. اوکے, یہ مول کے لیے استعمال کریں, x1 ملٹیپلائی m1. مول کے لیے بلکہ n استعمال کرتے ہیں. کیا استعمال کرتے ہیں, n, کیونکہ نمبر آف مولس تو شارٹ میں n سے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے x1 ملٹیپلائی n1, x2 ملٹیپلائی n2, نمبر آف مولس. تو اس فارمولے کو استعمال کر کے معلوم کریں گے کہ کتنا مول ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوگا. کیا معلوم کرنا ہے, x2 معلوم کرنا ہے. تو x2 کو ارینج کر لیں, x2 کو اپنی جگہ پر رہنے دیں, n2 کو ڈیوائڈ میں بھیج دیں, n2 جو ہے وہ ڈیوائڈ میں چلے جائے گا. یہ بات کلیئر ہو گئی. x1 کی ویلیو آپ کے پاس ہے 0.450 مول, اور n1 کی ویلیو ہے آپ کے پاس 2 مول. کتنی ہے, 2 مول. اور n2 کی ویلیو ہے وہ بھی 2 مول. n1 کی ویلیو 2 مول اور n2 کی ویلیو بھی 2 مول. 2 سے 2 کٹ دیا, تو x2 کی ویلیو کیا ہے آپ کے پاس, x2 کی ویلیو ہے 0.450 مول. تو ایگزام میں MCQs میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے, ہو سکتا ہے صرف اور صرف اتنا ہی سوال ہے, آگے نہ آئے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ بھائی 0.450 مول کاربن مونوکسائڈ پروڈیوس کرے گا 0.450 مول آف کاربن ڈائی آکسائڈ. دیکھیں یہاں پہ 2 مول پروڈیوس کر رہا ہے, 2 مول کاربن ڈائی آکسائڈ, تو 0.450 مول ہی پروڈیوس کرے گا 0.450 مول. صحیح ہے. اگر سوچیں کاربن 0.5 مول کاربن مونوکسائڈ, 0.5 مول کاربن مونوکسائڈ, تو یہ بھی پروڈیوس کرے گا 0.5 مول کاربن ڈائی آکسائڈ. 0.5 مول کاربن مونوکسائڈ پروڈیوس کرے گا 0.5 مول کاربن ڈائی آکسائڈ. اس کو یاد رکھیں. ویسے یہ کنڈیشن تمام ایکویشنز کے لیے الگ ہوتی ہے, لیکن اس کنڈیشن میں ایسے یہاں تک کلیئر ہو گیا. لیکن ہمیں اس سے معلوم کیا کرنا ہے, لیٹر معلوم کرنا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیٹر معلوم کرنا ہے. تو ہمیں مول پتہ چل گیا, مول پتہ چل گیا, لیٹر معلوم کر لیں. مول پتہ چل گیا آپ کو, لیٹر معلوم کر لیں. ٹھیک ہے, تو والیوم آف کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹ STP, STP بریکٹ میں لکھ دیں. فارمولا ہے نمبر آف مولس ملٹیپلائی 22.4 dm3. نمبر آف مولس آیا 0.450 اور 22.4
डी एम क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आता है 0.450 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है आपके पास 10.08 डी एम क्यूब लिख लें या लीटर लिख लें, बात एक ही है, दोनों में से कुछ एक लिखना है आप। तो यहाँ हमें वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पता चल गया। तो इस तरीके से आप और भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, वॉल्यूम से मोल भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, एग्जाम में नहीं आएगा। तो आपने सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना, इसको चेंज करना है। यहाँ पे आपने लिखना है 0.5 मोल, पहला सवाल इस तरीके से सॉल्व करना है। दूसरा सवाल आपने सॉल्व करना है 0.5 की जगह, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा पहला सवाल, एक और आपने सवाल सॉल्व करना है, उसमें क्या करना है 0.5 होगा, लेकिन अब उसकी जगह आपके पास होगा ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। ओके, तो दोनों का आंसर आपके पास क्या आएगा? सेम आएगा। दोनों का आपके पास वॉल्यूम क्या आएगा? सेम आएगा। इस तरीके से आपने नाइट्रोजन गैस की कितने लेना है? 0.5 मोल, और उसे सॉल्व करना है। फिर इसके अलावा आपने 0.5 मोल लेना है किसके? अमोनिया गैस के, उसको सॉल्व करना है, और आपके पास वॉल्यूम बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, क्योंकि अवोगाड्रो ने बताया था कि 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm³ एट STP। ओके, तो उम्मीद करते बेटा ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।